आइए खबरों की शुरुआत करें। 25 सालों तक चली वार्ता और नेगोशिएशंस के बाद फाइनली विपो के जेनेवा स्थित मुख्यालय में एक संधि संपन्न हो गई है। यह संधि जेनेटिक रिसोर्सेज यानी आनुवंशिक संसाधनों और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित है। इस संधि को भारत और पूरे ग्लोबल साउथ के लिए कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस संधि के जरिए पहली बार स्थानीय समुदाय और उनके जेनेटिक रिसोर्सेज से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा समुदाय में मान्यता मिली है। भारत के लिए तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत लंबे वक्त से अपने पारंपरिक ज्ञान को लेकर वकालत करता रहा है। भारत दुनिया के मेगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, जहां पर जेनेटिक रिसोर्सेज और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की भरमार है। एक बार सरल शब्दों में इस संधि का मकसद समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि नॉर्मल फीवर होने पर हमारे घरों में हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है, जिसे आज आप टर्मरिक लाटे या फिर गोल्डन मिल्क के नाम से भी सुनते होंगे। ये फॉर्मूला हमारी दादी नानी बचपन से आजमा रही हैं। ये एक तरह से हमारे घरों का पारंपरिक ज्ञान है। अब इसे कोई कंपनी हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुणों को समझते हुए पेटेंट करा ले तो ये हमारे लोगों के पारंपरिक ज्ञान के साथ नाइंसाफी होगी। इसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। भारत समेत ग्लोबल साउथ के देशों के स्थानिक निवासियों के पास ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज का भंडार है, जिसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पेटेंट करा के बेचने लगती हैं। साथ ही इससे मिलने वाले मुनाफे का फायदा इन स्थानिक लोगों को नहीं होता। इस तरह की बायोपायरेसी को रोकने में ही ये संधि मददगार साबित होगी। यही लड़ाई इतने सालों से भारत समेत ग्लोबल साउथ के देश लड़ रहे थे। बायोपायरेसी ज्ञान का बिना सहमति इस्तेमाल को कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच आगे बढ़ता है। जैसे कि किसी पौधे या फसल के औषधीय गुणों की जानकारी और इस्तेमाल, या फिर किसी जानवर की प्रजाति का इस्तेमाल। इस संधि में इस तरह के नियम हैं कि इस ज्ञान के आधार पर कोई किसी तरह की खोज को बिना उस समुदाय की सहमति के पेटेंट न करा पाए। इस संधि के मुताबिक पेटेंट के लिए अर्जी में यह बताना जरूरी होगा कि संबंधित खोज किस देश के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है और किस समुदाय के लोगों ने अपना पारंपरिक ज्ञान उपलब्ध कराया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह कैसे पता चला कि कंपनीज बायोपायरेसी कर रही हैं। तो सुनिए, साल 1995 में एक केमिकल कंपनी ने नीम के प्रॉपर्टीज को लेकर पेटेंट करा लिया। जी हां, भारत के घर आंगन में पाया जाने वाला नीम, जिसका उपयोग भारत में लोग दातुन से लेकर चोट लगने पर मच्छर भगाने में, यूरिया तक में करते हैं। फिर क्या भारत ने इसके लिए केस लड़ा और फिर पूरे 10 साल के बाद यूरोपीय पेटेंट ऑफिस ने इस पेटेंट को खारिज किया। विपो की संधि पर 150 देशों ने सहमति दी है। इसमें पश्चिम के वे देश भी शामिल हैं जहां की कंपनीज इन ट्रेडिशनल नॉलेज पर बेस्ड चीजों को पेटेंट कराती है, इस पर रिसर्च करती हैं। इसमें ग्लोबल साउथ के वे देश भी शामिल हैं जहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज के भंडार पाए जाते हैं। अब जब संधि को रेटिफाई करने के लिए देश हस्ताक्षर करेंगे तो उन्हें इस बात के लिए राजी होना पड़ेगा कि उनकी कंपनीज पेटेंट कराते वक्त कंट्री ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज का नाम डिस्क्लोज करें। मैंने खबर की शुरुआत में ही एक संस्था विपो का भी जिक्र किया था। विपो यूएन के तहत एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था में कुल 193 सदस्य शामिल हैं। भारत विपो का सदस्य है। विपो बौद्धिक संपदा से जुड़े मामलों के लिए ग्लोबल फोरम है। साउथ पैसिफिक के आइलैंड देश पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड ने आतंक मचा दिया है। इसमें अभी तक 2000 लोगों की जान जा चुकी है। इसे 21वीं सदी की सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड बताया जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी ने इस मौके पर वैश्विक मदद की मांग की है। देखिए, लैंडस्लाइड या भूस्खलन से मतलब है गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के चलते चट्टान, मलबे या पृथ्वी के एक समूह का ढलान से नीचे खिसकना। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन के खतरों के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। लैंडस्लाइड के कारणों की बात करें तो प्राकृतिक कारणों में तो भूकंप और भारी वर्षा आते हैं। इसके अलावा मानवीय कारणों में अवसंरचना विकास, माइनिंग, असतत पर्यटन और गैर वनीकरण शामिल हैं। पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन की बात करें तो यह देश प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू गिनी आइलैंड के पूर्वी आधे हिस्से में स्थित पापुआ न्यू गिनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है। इसके तहत न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड और बोगनेविले समेत कई छोटे मोटे आइलैंड शामिल हैं। यह देश पर्वतों और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से घिरा हुआ है।
आप स्क्रीन पर आ रहे मैप में देख पा रहे होंगे कि इसकी लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ है, इसलिए यहां पर कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ये देश सुनामी और भूकंप के लिए वल्नरेबल है। भूकंप के चलते लैंडस्लाइड की भी स्थिति बनती है। रबॉल कार्डेरा यहाँ का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व में सोलोमन आइलैंड स्थित हैं। इसके आसपास मौजूद वाटर बॉडीज में बिस्मार्क सी, सोलोमन सी, कोरल सी, टोरस स्ट्रेट और गल्फ ऑफ पापुआ शामिल हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी लैंडस्लाइड एक बड़ा कंसर्न है। देश का तकरीबन 15% हिस्सा लैंडस्लाइड के लिए वल्नरेबल है। इसमें भी हिमालय और पश्चिमी घाट का क्षेत्र सबसे ज्यादा सुभेद्य है। अकेले 2018 में ही भारत में केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का सामना किया गया था। भारत में अगर लैंडस्लाइड की वजहों की बात करें तो एक रीजन है जलवायु परिवर्तन, जिसके चलते तापमान बढ़ रहा है। बढ़ता तापमान ज्यादा ग्लेशियर को मेल्ट करेगा, जिससे खड़ी ढलानों से बर्फ बहेगी और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ेंगी। दूसरा कारण है हिमालय। देखिए, हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय 2 टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जेंस पर स्थित है, जिससे भूकंप की संभावना बनती है, जो अल्टीमेटली लैंडस्लाइड की संभावना को बढ़ाता है। एक और कारण है जनसंख्या का दबाव। दरअसल भारत के पास वैश्विक क्षेत्रफल का केवल 2.4% हिस्सा है, वहीं जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17% के आसपास है। इस जनसंख्या के लिए अवसंरचना का विकास करना पड़ता है, जो कि लैंडस्लाइड के लिए एक रीजन है। समर वेकेशन किसे पसंद नहीं होती, लेकिन स्कूल खत्म होते ही इनसे नाता टूट जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट को समर वेकेशन मिलती है। 20 मई से 7 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन पर है। सुप्रीम कोर्ट की इन छुट्टियों की घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत की। इन छुट्टियों के दौरान कोर्ट में वैकेशन बेंच गठित की गई हैं। वैकेशन बेंच भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट हर साल 2 लंबे ब्रेक लेता है। इनमें समर वेकेशन और विंटर वेकेशन शामिल है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं होता। मतलब ये कि अगर इन वैकेशंस के दौरान कोई सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है तो सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट मामले के आधार पर सुनवाई करता है। लेकिन ये अर्जेंट मामला क्या है, इसकी कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन जैसी रिट से जुड़े मामलों को स्वीकार करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य हैं संजीव सान्याल। उन्होंने इन वैकेशंस को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग हैं, तो लीव पर क्यों जा रहे हैं। ये वही संजीव सान्याल हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले यूपीएससी पर भी कमेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कमेंट पर जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकार को पेंडिंग केसेस की वाकई इतनी चिंता है तो इन केसेस को तयशुदा समय में दायर करना चाहिए। अब इन बहसों में पड़े बिना हम समझते हैं कि भारत में कोर्ट्स में पेंडिंग मामलों की स्थिति क्या है। देखिए, अकेले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है। इनमें 78% मामले सिविल और 22% मामले क्रिमिनल केसेस से संबंधित हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एनजेडीजी यानी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड भी लेकर आया। एनजेडीजी एक नेशनल रिपोजिटरी है। इसमें देश भर के कोर्ट्स में चल रहे लंबित और निपटाए गए मामलों का डेटा स्टोर किया जाता है। इस पर देश भर के डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के केसेस का रियल टाइम डेटा उपलब्ध है। WHO की 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की शुरुआत 27 मई से हो रही है। यह बैठक 27 मई से 1 जून के बीच आयोजित होगी। इसे ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल की थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। बैठक के दौरान ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी लॉन्च करने की तैयारी है, जिसे WHO के 194 सदस्य देशों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस रणनीति के तहत सतत विकास लक्ष्यों के तहत स्वास्थ्य के SDG को पूरा करने की तैयारी है। SDG 3 में अच्छे स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, WHO में प्रशासन के लिए 2 निकाय जिम्मेदार हैं। इन्हीं में से एक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। WHO का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है शहनाई मंडी। आपको साल 2018 में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावत जरूर याद होगी। मूवी में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने केवल खली बली ही नहीं किया, और भी कई काम किए। इनमें से एक है शहनाई मंडी। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार सुधारों के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 4 बाजार बनाए थे।
एक था अनाजों के लिए, दूसरा कपड़े, शक्कर और मेवे के लिए, तीसरा था घोड़े, दासों और मवेशियों के लिए और चौथा था मिसलेनियस यानी विविध सामानों के लिए। ये सभी बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में आते थे। इसी ऑफिसर को कहा जाता था शहनाई मंडी। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, RRR, कल्कि या फिर द एलिफेंट विस्पर्स। अगला प्रश्न है, न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड और बोगनेविले द्वीप स्थित हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ग्रेफाइट के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चीन, भारत, श्रीलंका या फिर यूएसए, और सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न पूछा था मैंने, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय शंघाई में है, ईरान इसके स्थायी सदस्यों में से एक है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी। चलिए अब शुरू करें। गितानस नौसेदा दूसरी बार लिथुआनिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। लिथुआनिया एक बाल्टिक कंट्री है। देखिए, जब भी बाल्टिक देशों की बात की जाएगी इसमें 3 देशों का नाम आता है, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ये तीनों ही देश बाल्टिक सी के पूर्वी तट पर स्थित हैं। ऐसा नहीं है कि बाल्टिक सी से और देश सीमा साझा नहीं करते, लेकिन बाल्टिक नेशन या बाल्टिक कंट्रीज इन्हीं 3 देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाल्टिक सी से सीमा साझा करने के अलावा इन तीनों देशों में और भी बातें हैं जो कॉमन हैं, जैसे ये तीनों ही देश एक वक्त पर सोवियत संघ का हिस्सा थे। दूसरी कॉमन बात है कि वर्तमान में ये तीनों ही देश नाटो के सदस्य देश हैं। हम आज बाल्टिक देशों में शामिल लिथुआनिया की बात कर रहे हैं, तो एक बार इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। स्क्रीन पर मौजूद मैप में आप देख रहे होंगे कि ये देश यूरोप के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। इसके उत्तर में लातविया, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस स्थित है। भारत ने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से द्विपक्षीय संबंधों में आपसी यात्राओं, व्यापार समझौतों और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते रहे हैं। भारत और बाल्टिक राष्ट्र आपसी सम्मान और सहयोग वाले रिश्ते साझा करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से दूर होने के बावजूद ये देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और रणनीतिक साझेदारी के जरिए जुड़े हुए हैं। बाल्टिक राष्ट्र अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल्टिक देश यूरोपीय संघ के सदस्य होने के नाते भारतीय व्यवसायों के लिए यूरोपीय बाजार तक पहुंचने का एक जरिया प्रदान करते हैं। आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। बाल्टिक राज्यों में लिथुआनिया भारत के लिए खास महत्व रखता है। लिथुआनिया बाल्टिक क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जिसमें भारत से प्रमुख निर्यात में फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, वस्त्र और मशीनरी शामिल है। लिथुआनिया सरकार ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है, खासकर IT, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। लिथुआनिया में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा की मजबूत परंपरा है, जो इसे भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाती है। लिथुआनिया की सरकार भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है। लिथुआनियाई लोगों को योग सहित भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत रुचि है। लिथुआनिया के विनियस विश्वविद्यालय में कई दशकों से भारतीय भाषाओं, मुख्य रूप से हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया जाता रहा है। यहाँ एक बात और समझिए, लिथुआनिया की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत एक अहम देश है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है लिथुआनिया के चीन के साथ खराब संबंध। दरअसल बात है नवंबर 2021 की। लिथुआनिया ने अपनी राजधानी विनियस में ताइवान को एम्बेसी खोलने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से चीन लिथुआनिया के संबंध कमजोर हो गए। चीन ने लिथुआनिया पर वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन का आरोप लगाया और व्यापार को रोक दिया। वहीं लिथुआनिया और भारत के संबंध राइज पर हैं। इंडियन आर्मी इन दिनों केवल ऑलिव ग्रीन ड्रेस नहीं पहन रही है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन सॉल्यूशंस पर भी काम कर रही है। जब हम पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि उत्सर्जन किस सेक्टर से होता है। वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक रोड ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में दूसरे नंबर पर है और पहला नंबर है कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स का।
इंडियन आर्मी ने इसी चुनौती को टारगेट किया है और इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक कोलैबोरेशन भी किया है। इसके तहत इंडियन आर्मी को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी गई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित ये बस 37 पैसेंजर की क्षमता रखती है। 30 केजी हाइड्रोजन ईंधन के बूते ये बस 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक एक सस्टेनेबल और स्वच्छ ऊर्जा सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर केवल जलवाष्प यानी वाटर वेपर निकलती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के मुख्य लाभों में से एक है उनकी उच्च दक्षता और जीरो कार्बन उत्सर्जन। इस तकनीक पर आधारित इंजन आंतरिक दहन इंजन ICE की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट साबित हुए हैं क्योंकि वे सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर वर्तमान निर्भरता, हाइड्रोजन ईंधन भरने के लिए बुनियादी ढांचा और ईंधन सेल सामग्री और उत्पादन से जुड़ी उच्च लागत। हाइड्रोजन ईंधन सेल अन्य वाहन प्रौद्योगिकियों से काफी अलग है। आंतरिक दहन इंजन वाले वाहन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते हैं जिससे CO2 और अन्य प्रदूषक निकलते हैं। इनमें नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। ऐसे ही बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV रिचार्जेबल बैटरी पर चलते हैं और उपयोग के समय कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करते, लेकिन उन्हें चार्जिंग समय और बैटरी उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और भविष्य अभी है। हाल के दिनों में भारत ने इस दृष्टिकोण को नए जोश के साथ अपनाया है। देश हाइड्रोजन तकनीक में भारी निवेश कर रहा है, जिससे ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की इसकी क्षमता को पहचाना जा रहा है। इन दिनों हाइड्रोजन के उत्पादन और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर निवेश पर भारत खूब फोकस कर रहा है। दरअसल गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया। ये प्लांट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की लाइंस पर लगाया गया है। इस प्लांट में 10 मेगावाट की PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट लगाई गई है, जिससे हर दिन 4.3 टन उत्पादन होगा। आप PEM का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जिसे पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी कंपोनेंट है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी PEM एक ऐसा उपकरण है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग करता है। इसे एक मशीन के तौर पर समझें जो पानी लेती है और बिजली का उपयोग करके इसे इसके मूल घटकों में अलग करती है। यह प्रक्रिया उसी तरह है जैसे ब्लेंडर बिजली का उपयोग करके अलग अलग चीजों को एक साथ मिलाता है, लेकिन इस मामले में PEM इलेक्ट्रोलाइजर मिक्स करने के बजाय अलग कर रहा है। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी से उत्पादित किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। इसका कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हो। वहीं NGHM यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में भारत को वैश्विक हब बनाना है। इसके तहत 2030 तक हर एक साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। हाल ही में ब्रिक्स इन द एरा ऑफ ग्लोबल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन रूस में किया गया। इस मौके पर भारतीय प्रोफेसर ने कॉन्फिडेंस जताया है कि रूस के नेतृत्व में ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ की समस्याओं को हल किया जाएगा। इस मौके पर भारत के JNU की तरफ से ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया थीम पर प्रेजेंटेशन दी गई थी। गौरतलब है कि ब्रिक्स का साल 2024 में आयोजित होने वाला सालाना सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित होना है। इस मौके पर रूस का मकसद इस मंच को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में ब्रिक्स की भूमिका बढ़ाने के लिए बैंकों के बीच सहयोग विकसित करने और ब्रिक्स मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स डॉलर को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी की बात भी करते हैं। हालांकि 2023 के सम्मेलन में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि रूस के लीडरशिप में ऐसा कुछ सामने आए। इस सम्मेलन में ब्रिक्स में नए शामिल हुए देशों की उपस्थिति सदस्य देशों के तौर पर होगी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस कहा जाएगा।
नए शामिल हुए देशों के बाद ब्रिक्स वैश्विक आबादी के लगभग 45% का और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 28% का प्रतिनिधित्व करेगा। आपको बता दें, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सबसे पहले ब्रिक शब्द का प्रयोग हुआ था 2001 में एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा, जिन्होंने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में इसका जिक्र किया था। इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे। 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक समूह का नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है कैस्केड इफेक्ट। पहले इसका एक जनरल मतलब समझ लीजिए। इसमें घटनाओं का एक क्रम होता है जिसमें हर घटना अगली घटना की शुरुआत के लिए जरूरी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि माचिस की तीलियां एक लाइन में एक साथ रखी हैं। आप एक को अगर जलाएंगे, बाकी की तीलियां एक दूसरे से जलती हुई चली जाएंगी। ये इस टर्म का जनरल मतलब होता है। हमें इकोनॉमिक सेंस में कैस्केड टैक्स का मतलब समझना है। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स भी कहते हैं। ये टैक्स उत्पाद पर पूरी सप्लाई चेन के दौरान हर स्टेज पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े बनाने की एक कंपनी चलाते हैं, तो जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा तब टैक्स पे किया। उसके बाद आपने उसे रेडीमेड कपड़ा बनाकर तैयार किया। आपसे इसे जिस दुकानदार ने खरीदा उसने रॉ मटेरियल पर लगे टैक्स पर और तैयार कपड़ों पर भी टैक्स पे किया। इसके बाद जब ये कपड़ा फाइनली कंज्यूमर के पास जाएगा तो उसे भी टैक्स पे करना होगा। इस तरह हर स्टेज पर टैक्स पर लगने वाले टैक्स के चलते इसे टैक्स ऑन द टैक्स भी कहते हैं। भारत में जीएसटी को इसी इफेक्ट को कम करने के मकसद से लाया गया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, यूक्रेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में से पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, दूसरे पर न्यू गिनी और तीसरे नंबर पर बोर्नियो आता है। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड नेशंस में पहले नंबर पर इंडोनेशिया, दूसरे पर मेडागास्कर और तीसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, RRR, कल्कि, द एलिफेंट विस्पर्स। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड और बोगनेविले द्वीप स्थित हैं हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अंटार्कटिक महासागर में? सही जवाब है विकल्प बी, प्रशांत महासागर। आइए खबरों की शुरुआत करें। एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में पहली 3 तिमाहियों में देश की औसत जीडीपी 8.2% रही है। इस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि पूरे वित्त वर्ष के लिए जीडीपी की विकास दर 8% रहने की उम्मीद है। एसबीआई की माने तो ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा रह सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगातार ग्रोथ के ट्रेंड्स देखे गए हैं। शहरी क्षेत्र में पैसेंजर व्हीकल सेल्स, एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक, जीएसटी कलेक्शंस, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, पेट्रोलियम कंजम्पशन और टोल कलेक्शन में लगातार इजाफा देखा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की खपत में वृद्धि देखी गई है। साथ ही दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। देखिए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से जीडीपी एक जरूरी फैक्टर है। आपको एग्जाम के लिहाज से जीडीपी के डेफिनेशन से लेकर जीडीपी के वर्तमान आंकड़ों तक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि भाई जीडीपी से मतलब क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, किसी एक निश्चित अवधि में देश में पैदा होने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक कीमत को कहते हैं। जीडीपी से पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया या फिर कितना खराब प्रदर्शन किया। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया है और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। जीडीपी एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट होता है। इससे अर्थव्यवस्था का आकार पता चलता है और ग्रोथ रेट पता चलता है।
वर्तमान में भारत की जीडीपी 3.94 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जीडीपी रैंकिंग के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी में 3 सेक्टर्स का योगदान होता है: कृषि, उद्योग और सेवा। एक और बात यह कि जीडीपी कितनी है, कैसे है, ये सब की जिम्मेदारी किस संस्था के पास है। तो ध्यान रखिए कि CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जीडीपी के आंकड़े को जारी करता है। एक और जरूरी बात, जीडीपी में भी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात की जाती है। जब रियल जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें महंगाई को शामिल किया जाता है, वहीं नॉमिनल जीडीपी में महंगाई को काउंट नहीं किया जाता। जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो पेश करती है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं कि लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आंकड़ों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि जीडीपी किसी देश की वास्तविकता को नहीं दिखाती। मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि जीडीपी के आंकड़ों में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे देश के नागरिक रियलिटी में भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हों, ये जरूरी नहीं है। आइए अगली खबर देखें जापान से। जापान के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कारनामा रचा है। जापान के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट, लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट तैयार किया है। उम्मीद की जा रही है कि यह सैटेलाइट सितंबर में स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मैग्नोलिया लकड़ी से बने इस सैटेलाइट को लिग्नोसेट नाम दिया गया है। देखिए, लकड़ी का बना यह सैटेलाइट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो सैटेलाइट तैयार किए जा रहे हैं वे मेटल यानी धातु के बने होते हैं, जो रिटायर होने के बाद अंतरिक्ष के कचरे में तब्दील हो जाते हैं, जो कि पर्यावरण को लेकर नकारात्मक तौर पर एक खबर होती है और यह नकारात्मक तौर पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। वहीं लकड़ी का बना यह सैटेलाइट रिटायर होने पर जल जाएगा। स्पेस साइंस पढ़ते हुए आपने कई बार सैटेलाइट के बारे में सुना होगा। क्या होते हैं सैटेलाइट, आइए समझते हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह। अंतरिक्ष में किसी एक बॉडी या पिंड के चक्कर लगाते हैं ये उपग्रह। आमतौर पर ये अपने से बड़े आकार के पिंड का ही चक्कर लगाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा ह्यूमन मेड, मानव निर्मित। प्राकृतिक का एग्जाम्पल है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वहीं मानव निर्मित सैटेलाइट में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एस्ट्रोसैट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, निसार सैटेलाइट वगैरह वगैरह। पता है भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट। साल 1975 में भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। मानव निर्मित सैटेलाइट अलग अलग साइज और शेप में तैयार किए जाते हैं। साथ ही इनमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं वो इनके मकसद के मुताबिक फिट किए जाते हैं। अंतरिक्ष में ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट पर 2 तरह के फोर्स काम करते हैं, तभी ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा पाते हैं। इनमें एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी द्वारा सैटेलाइट पर लगाया जाता है, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। एप्लीकेशन के आधार पर मानव निर्मित सैटेलाइट 4 तरह के होते हैं: कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज होता है मौसम के पूर्वानुमान और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जैसे कामों के लिए। नेविगेशनल सैटेलाइट में आप भारत के नाविक को रख सकते हैं और जीपीएस तो आप इस्तेमाल करते ही हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल ग्रामीण विकास, अर्बन प्लानिंग, कृषि और जल संसाधनों के लिए किया जाता है। वहीं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट में भारत के एस्ट्रोसैट को रख सकते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचकर ये सैटेलाइट काम कैसे करते हैं? इनमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं उनके जरिए ये डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर रेडियो वेव्स के जरिए पृथ्वी पर भेजते हैं। पृथ्वी पर मौजूद एंटीना इसके लिए रिसीवर का काम करता है। फिर इस डेटा को वैज्ञानिक रिसर्च करके आम लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को जानकारी मुहैया कराते हैं। महारत्न कंपनी REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। REC को यह पुरस्कार उसके स्थिरता और ग्रीन फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स नेट जीरो टारगेट और सस्टेनेबल प्रयासों को बढ़ावा देने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जो कारोबारी दुनिया के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और सस्टेनेबिलिटी की वकालत करने वालों को एक साथ लाता है। इस साल आउटलुक समूह ने पुरस्कार समारोह का आयोजन IIT गोवा के सहयोग से किया था। आप जानते हैं REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। REC भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक महारत्न कंपनी है, मगर यह RBI के साथ गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के तौर पर भी रजिस्टर्ड है।
फिलहाल आरईसी पूरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को वित्त पोषित कर रहा है, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नवीकरणीय ऊर्जा और नई तकनीकें जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं शामिल हैं। हाल ही में इसने सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल तथा सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के गैर विद्युत बुनियादी ढांचे में भी निवेश करना शुरू किया है। इसके अलावा आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र की प्रमुख सरकारी योजना के लिए नोडल एजेंसी भी रही है। इसमें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना शामिल है। इसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण के टारगेट को भी बढ़ावा दिया है। आइए अब समझते हैं कि महारत्न कंपनी क्या है, किसी कंपनी को इसका दर्जा मिलता कैसे है। 1997 में भारत सरकार ने कुछ कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए ज्यादा ताकत और स्वायत्तता देने का फैसला किया था। इसके लिए कंपनियों को एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया। यहीं से मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों का जन्म हुआ और महारत्न कंपनियां आई अस्तित्व में 2010 से। ये कैटेगरी कई कारकों के आधार पर तय की गई। इसमें कंपनी की सालाना प्रॉफिट, नेटवर्थ आदि चीजों को शामिल किया गया। सरकार से ये टैग मिल जाने के बाद इन कंपनियों को कई तरह की छूट मिल जाती है। महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी कंपनी का पिछले 3 सालों का औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए होना जरूरी है। साथ ही इसे पहले से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला होना चाहिए। खास बात यह है कि इन कंपनियों का भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड और ग्लोबल प्रेजेंस भी होना जरूरी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के इस लिस्ट में शामिल होने के बाद फिलहाल देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। आरईसी के अलावा भेल, गेल और कोल इंडिया जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। वहीं नवरत्न कंपनियों का दर्जा केवल मिनी रत्न कंपनियों को अपग्रेड करके दिया जाता है। कंपनी को नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड आदि मापदंडों में 100 में से 60 अंक लाने जरूरी होते हैं। साथ ही कंपनी में 3 स्वतंत्र निदेशकों का होना भी जरूरी होता है। नवरत्न कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। इसी तरह जिन केंद्रीय क्षेत्र की कंपनियों ने पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया है और जिनकी नेटवर्थ पॉजिटिव है, वे मिनी रत्न का दर्जा हासिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां शामिल नहीं हो सकती। कहते हैं ऐतिहासिक विरासत ही हमारी संस्कृति की असल पहचान है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित ऐसी ही एक विरासत विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा सालू मंडप मूसलाधार बारिश की वजह से ढह गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय तक बारिश जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण खंभों की स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण यह हिस्सा टूटा है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान विरूपाक्ष को समर्पित भारत का सबसे पुराना मंदिर है। भगवान विरूपाक्ष भगवान शिव के ही एक रूप हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। इसके उद्भव के बारे में कई पुरानी किंवदंतियां हैं। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक लक्कन दंडेश ने विजयनगर साम्राज्य के प्रौढ़ देव राय के शासन में मंदिर का निर्माण कराया था। कला के बड़े संरक्षक माने जाने वाले विजयनगर शासकों के संरक्षण में मंदिर काफी फला फूला। इससे मंदिर अपने समय की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आगे चालुक्य और होयसल काल में भी मंदिर को विस्तार मिला। हालांकि मुगल शासन के दौरान मंदिर की सजावटी वास्तुकला नष्ट हो गई, मगर पूजा जारी रही और 19वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। वर्तमान में यह एकमात्र मंदिर है जो हम्पी में अभी भी मौजूद है, क्योंकि आक्रमणकारियों ने अन्य मंदिरों को तबाह कर दिया था। अगर इसके वास्तुकला की बात करेंगे तो यह द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है। इसकी विशेषता इसके भव्य गोपुरम, गर्भगृह के ऊपर ऊंचा शिखर, इसके जटिल नक्काशी और स्तंभों वाले हॉल हैं। नक्काशी और मूर्तियों से भरपूर गोपुरम में अलग अलग देवताओं, पौराणिक दृश्यों और जानवरों को उकेरा गया है। वहीं इसके गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है। फिलहाल यह राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारकों और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। आइए अब जल्दी से देखें आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। टर्म ऑफ द डे में आज शब्द है बोधिसत्व। बोधिसत्व है तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई अवधारणा ही, लेकिन यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। बोधिसत्व सार्वभौमिक यानी सभी की मुक्ति में विश्वास रखता है। बोधिसत्व निर्वाण तक पहुंचने में सक्षम है। साथ ही यह अन्य प्राणियों को भी उनके प्रबोध यानी कल्याण के मार्ग पर चलने में मदद करता है, फिर चाहे इस दौरान बोधिसत्व के खुद के निर्वाण हासिल करने में देर हो जाए। बोधिसत्व एक करुणामयी रवैया रखने वाला व्यक्ति है
जो स्वयं के साथ अन्य प्राणियों के प्रबोध के मार्ग पर चलने में मदद करता है। कुल मिलाकर बोधिसत्व एक बढ़िया टाइप के व्यक्ति हैं। वे दूसरों की मदद के लिए अपना निर्वाण तक डिले कर देते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख बोधिसत्वों में पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजूश्री, सामंतभद्र और मैत्रेय शामिल हैं। मैत्रेय के बारे में मान्यता है कि ये अभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए हैं। इन्हें भावी बुद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। आपने महाराष्ट्र स्थित अजंता की गुफाओं के बारे में जरूर सुना होगा। अजंता की गुफा नंबर 1 में पद्मपाणि और वज्रपाणि की पेंटिंग भी मौजूद है। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित हैं? आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई, सेबी, सीएसओ या फिर नीति आयोग? अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कार्तिकेय? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया या फिर यूक्रेन? सही जवाब है विकल्प डी, यूक्रेन। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, दूसरे पर न्यू गिनी और तीसरे नंबर पर बोर्नियो आता है। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड नेशंस में पहले नंबर पर इंडोनेशिया, दूसरे पर मेडागास्कर और तीसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी आता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी, एक और दो दोनों सही हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है। इस बात को काफी सीरियसली लिया है पूर्वी अफ्रीका में बसे एक देश ने। इस देश ने मच्छरों से निपटने के लिए मच्छरों का इस्तेमाल किया है। दरअसल पूर्वी अफ्रीका के देश जिबूती में मच्छरों का आतंक है। आलम यह है कि बाकी अफ्रीकी देशों में मच्छर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जिबूती में ये मच्छर शहरी क्षेत्रों में भी खूब फल फूल रहे हैं। जिबूती के लिए यह समस्या इसलिए भी इतनी विकराल हो गई है क्योंकि यहाँ की तकरीबन 70% आबादी शहरी क्षेत्र से निवास करती है। जिबूती में सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरी थी एनोफिलीज स्टेफेंसी नाम के मच्छर की प्रजाति। एनोफिलीज स्टेफेंसी एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि अफ्रीका में दक्षिण एशिया और अरब प्रायद्वीप से आई है। ये मच्छर पहली बार अफ्रीका में साल 2012 में मिला था। अब एक डाटा सुनिए और खुद ही इन मच्छरों के आतंक का अंदाजा लगाइए। साल 2012 में जिबूती में मलेरिया के 27 मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2020 में बढ़कर 73,000 का आंकड़ा पार कर गए। जिबूती के अलावा ये प्रजाति अन्य अफ्रीकी देशों जैसे इथोपिया, सूडान, सोमालिया और नाइजीरिया में भी फैली है। ये तो हुई समस्या की बात। अब देखते हैं कि जिबूती ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया। दरअसल जिबूती में जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़े गए हैं। देखिए, मलेरिया फैलाने के लिए फीमेल मच्छर ही जिम्मेदार है, तो जिबूती में जीएम मेल मच्छर छोड़े गए हैं। जब ये जीएम मेल मच्छर फीमेल मच्छरों के साथ मीटिंग करेंगे तो जो फीमेल मच्छर प्रोड्यूस होंगी तो इनमें मौजूद जीन इन्हें अडल्टहुड अचीव नहीं करने देगा। अल्टीमेटली क्या होगा, फीमेल मच्छर बड़ी होकर काटने की एज ही हासिल नहीं कर पाएंगी, तो मलेरिया के मामले भी कम हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में समझें तो जीएम मेल मच्छर में ऐसे जीन डाले गए हैं जो कि इनके फीमेल बच्चों को बड़ा होने से पहले ही मार देगा। ऐसा नहीं है कि मच्छरों के खात्मे के लिए अफ्रीका में यह तरीका पहली बार अपनाया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में जिबूती दूसरा ऐसा देश है जहां पर जीएम मच्छरों को छोड़ा जा रहा है। इससे पहले यह तरीका अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में आजमाया गया था। जीएम मच्छरों को लेकर दुनिया भर में लगातार बहस चल रही है। इसके फायदे तो हैं, लेकिन कई लोग कई आधारों पर इसकी आलोचना भी करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, विशेषज्ञों का मानना है कि जीएम मच्छरों को इंट्रोड्यूस करने में बहुत जल्दबाजी की जा रही है। अभी इस पर प्रॉपर टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आशंका जताई जा रही है कि जीएम मच्छर कुछ ऐसे पैथोजेंस डेवलप कर सकते हैं जो कि इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा ये जीएम मच्छर म्यूटेड होकर और ज्यादा मच्छर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा खतरा है। देखिए, अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि जब जीएम मच्छरों से खतरा है तो जिबूती जैसे देश किसी और सोल्यूशन पर क्यों नहीं जा रहे हैं? जिबूती कोई अमीर देश नहीं है जो किसी फैंसी सोल्यूशन पर जा पाएगा। जीएम मच्छर मलेरिया से निपटने का ऐसा तरीका है जो कि पूरे देश की जनसंख्या को समान तौर पर प्रभावित करेगा। ये सोल्यूशन वैक्सीन की तरह नहीं है जिसे अमीर लोग ही अपना सकें। इसके अलावा ये एक सरल तरीका है जिसमें कम मैन पावर की जरूरत है। साथ ही इससे पर्यावरण में कोई कीटनाशक भी ऐड नहीं हो रहा है। जैसे कि मच्छरों से निपटने के लिए पेस्ट कंट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है।
कहते हैं कि गोवा का प्लान बनता है कैंसिल होने के लिए। आपका भी गोवा घूमने का प्लान कभी ना कभी कैंसिल जरूर हुआ होगा। हम आपको गोवा घुमा नहीं सकते, लेकिन गोवा से जुड़ी जरूरी जानकारियां जरूर आप तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल आज यानी 30 मई के दिन गोवा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई सन 1987 को गोवा को भारत के 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे छोटा राज्य है। पणजी को गोवा की राजधानी और कोंकणी को गोवा की राजकीय भाषा घोषित किया गया था। गोवा के इतिहास में 19 दिसंबर का दिन भी अहम है। 19 दिसंबर के दिन गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगाली ताकतों को गोवा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन मुक्त हुआ था, इसलिए इसे गोवा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गोवा में पुर्तगाली शासन की उपस्थिति साल 1510 से शुरू हुई थी। स्थायी शासन की शुरुआत अल्फांसो डी अल्बुकर के द्वारा बीजापुर के शासक को हराने के बाद मानी जाती है। गोवा पर शासन बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन के शासकों से कई युद्ध लड़े। 1812 से 1815 के दौरान कुछ समय के लिए गोवा ब्रिटिशर्स के कब्जे में भी रहा, लेकिन पुर्तगालियों के पास गोवा सबसे लंबे वक्त तक, यहां तक कि भारत की आज़ादी के बाद तक रहा। साल 1947 में आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने भारत की सरकार से वार्ता करने से इनकार कर दिया था। साल 1949 में पुर्तगाल नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था। इस तरह भारत सरकार को गोवा पर पश्चिमी ताकतों के आक्रमण का डर भी था। भारत सरकार हर हाल में गोवा को भारत के एकीकरण में शामिल करना चाहती थी और अंत में भारत सरकार ने घोषणा की कि गोवा को भारत में शामिल होना चाहिए, या तो शांति के साथ या ताकत का प्रयोग किया जाएगा। ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया। गोवा और दमन एवं द्वीप को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब गोवा में मौजूद कुछ और विशेष चीजों पर आइए नजर डाल लेते हैं। गोवा में एक नेवल एविएशन म्यूजियम स्थित है। ये एशिया में स्थित इकलौता नेवल एविएशन म्यूजियम है। वहीं ये भारत में स्थित 2 मिलिट्री म्यूजियम्स में से एक है। गोवा में स्थित मोरमुगुआ पोर्ट भारत के मेजर पोर्ट्स में से एक है। ये पोर्ट लौह खनिज निर्यात के लिए एक लीडिंग पोर्ट है। इसके अलावा गोवा में उसगालिमल रॉक कार्विंग मौजूद है। ये रॉक्स कुशावती नदी के किनारे पर स्थित हैं। ये रॉक्स न्यूलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं। गोवा की भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दूध सागर वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। जानते हैं गोवा में जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है। कुछ दिनों पहले हमने WHO की 77वीं हेल्थ असेंबली के बारे में खबर कवर करी थी। दरअसल WHO की 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 27 मई से 1 जून के बीच आयोजित की जा रही है। इसे ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल की थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक के दौरान ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी लॉन्च करने की तैयारी है। इसी बैठक के दौरान भारत ने भी एक साइड इवेंट आयोजित किया है। ये इवेंट महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर आयोजित की गई है। ये बैठक नॉर्वे, यूनिसेफ, UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और PMNCH यानी पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ के साथ मिलकर आयोजित की गई है। इस बैठक का मकसद नवजात बच्चे, किशोर और मातृत्व से जुड़े स्वास्थ्य में नई तकनीक और दुनिया भर में प्रचलित प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करना है। इस मौके पर भारत की रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH1, RCH2 पहलों और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा भारत में चलाए जा रहे टेलीमानस पहल को भी मेंशन किया गया। देखिए, भारत के नेशनल हेल्थ मिशन का मुख्य मकसद है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। इसी के चलते सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर फैमिली प्लानिंग, मातृत्व स्वास्थ्य, टीकाकरण और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा सरकार ने नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया और टेलीमानस की पहल भी शुरू की है। टेलीमानस से मतलब है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स।
इसमें लोग टोल फ्री नंबर या शॉर्ट कोड डायल करके टेलीमानस हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। यह कॉल IVRS आधारित ऑडियो कॉलिंग है, जिसमें ऑटो कॉल बैक की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कॉल बैक सेवा के माध्यम से कॉल करने वाले से पहले एक प्रशिक्षित मानसिक सलाहकार द्वारा बात की जाएगी। टेली सलाहकार या तो अपनी क्षमताओं के भीतर जरूरी देखभाल प्रदान करेंगे या कॉल करने वाले को विशेषज्ञ देखभाल के लिए रेफर करेंगे। यदि कॉल करने वाले को विशेष देखभाल की जरूरत होती है तो कॉल को एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा हैंडल किया जाएगा। इस स्तर की सेवा में ऑडियो और वीडियो दोनों विकल्प शामिल होंगे। बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य हमारी ओवरऑल हेल्थ का अहम हिस्सा है। इसे केवल मानसिक बीमारी तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसमें मेंटल वेलबींग, मेंटल डिसऑर्डर का ना होना, उनका इलाज और देखभाल भी शामिल है। अब तक आपके पास सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे एक पोस्ट की खबर पहुंच चुकी होगी। दरअसल भारत समेत दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ऑल आइज ऑन राफा यानी राफा पर सबकी नजर है नाम के एक पोस्ट कर रहे हैं। मकसद है इजराइल की आर्मी द्वारा राफा में किए जा रहे हमलों का विरोध करना। हालिया हवाई हमले में राफा में 45 सिविलियन समेत एक बच्चे की भी मौत हो गई है। अब इस पर इजराइल का भी जवाब आ गया है। इजराइल ने सोशल मीडिया यूजर से पूछा है कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब उन्होंने इसे लेकर कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया। इजराइल ने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करके पूछा है कि 7 अक्टूबर को आपकी आंखें कहां थीं। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर की है। फोटो में एक हमास आतंकी एक बच्चे के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले में इजराइल में करीब 1160 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। हमास के आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक भी बना लिया था, जिसमें से दर्जन को नवंबर में रिहा कर दिया गया था। इजराइल का मानना है कि अभी भी 99 बंधक आतंकियों के कब्जे में जिंदा हैं, वहीं 31 की मौत हो चुकी है। यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सोशल मीडिया के दौर में कुछ ऐसा ही है। लोग दरअसल उन्हीं चीजों का विरोध कर रहे हैं जो मीडिया उन्हें दिखा रहा है। जिन बातों को मीडिया ने तूल नहीं दिया वो लोग भी उसे जरूरी नहीं समझते। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो लोगों ने ट्रेंड नहीं चलाया। अब इजराइल ने राफा में नागरिकों पर हमला किया तो ट्रेंडिंग है। लोगों के विरोध का तरीका सिलेक्टिव है। भारत में ही बैठे लोग मणिपुर पर चुप हैं पर राफा पर मुखर। पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर की चिंता है लेकिन बलूचिस्तान और पीओके में हो रहे दमन पर वे मौन हैं। यूएसए अपने ही देश के रेसिस्ट माइंडसेट पर शांत है लेकिन भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इसकी उसे चिंता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया पर कमेंट करना आसान होता है और अपने ही आसपास की हो रही घटनाओं का विरोध करना मुश्किल। हमारे और आपके लिए अमेज़न के जंगलों की चिंता करना आसान है लेकिन पास की नदी से चुराई जा रही रेत पर बोलना थोड़ा मुश्किल है। महिलाओं के अधिकारों पर पोस्ट करना आसान है लेकिन अपने ही घर में तपती गर्मी में रोटी सेक रही मां के अधिकारों के लिए बोलना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि हम हर गलत बात का विरोध करें, तभी बात बनेगी। केवल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किए गए विरोध को नकार दिया जाएगा या तर्कों के साथ काउंटर कर दिया जाएगा। बता दें कि राफा फिलिस्तीन का एक छोटा सा शहर है। यह गाजा पट्टी के दक्षिण में बसा है। इसकी सीमा इजिप्ट से मिलती है। जब इजराइल ने हमास आतंकियों को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में अभियान छेड़ा तो वहां बसे लोगों को छोड़कर राफा जाने के लिए कहा गया। लेकिन अब इजराइल ने राफा पर भी अटैक शुरू कर दिया है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग दरअसल एक अदालती प्रथा है जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि फैसला उनके फेवर में हो सकता है। जैसा कि कई बार लॉयर्स PIL के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को ज्यादा हाईलाइट मिलेगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, राजा राममोहन राय, जेम्स ऑगस्टस हिक्की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आइए अब एक नजर पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर भी डाल लेते हैं और जानते हैं उनके क्या थे सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? RBI, सेबी, CSO या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है विकल्प ए। विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कार्तिकेय? इसका सही जवाब है विकल्प ए।
आइए खबरों की शुरुआत करें। आज जब फेमिनिज्म और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है कि ये कॉन्सेप्ट भारत में पश्चिम से आया है। ऐसे में हम इतिहास में मौजूद महिला सशक्तिकरण के तमाम उदाहरणों को भुला देते हैं। भारतीय इतिहास में महिलाओं ने न केवल प्रशासन चलाया है बल्कि प्रशासन में ऐसा काम किया है जो मिसाल बन गया। आज हम भारत के मालवा की ऐसी ही एक रानी अहिल्याबाई होलकर की बात करेंगे, जिन्हें इतिहासकार जॉन के ने फिलॉसफर क्वीन कहा। 31 मई के दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। अपने दौर की दूरदर्शी शासकों में से एक रही अहिल्याबाई होलकर की आज 300वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। मार्च 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया था। इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने बीते साल की थी। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। उस दौर में महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं। बावजूद इसके अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। उनका विवाह खांडेराव होलकर से हुआ था। खांडेराव होलकर की मौत कुंभेर के युद्ध में 1754 में हो गई। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की मृत्यु हुई और अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की महारानी घोषित हुई। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने अपने राज्य की जरूरतों को समझते हुए तुकोजी राव होलकर को आर्मी का कमांडर नियुक्त किया। नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित महेश्वर राजमाता अहिल्या देवी होलकर के राज्य की राजधानी थी। इस क्षेत्र की विशेषता महेश्वरी साड़ियां और फैब्रिक भी हैं, जिसकी शुरुआत अहिल्या देवी होलकर ने सूरत और दक्षिण भारत से बुनकर बुलवाकर की थी। महेश्वरी साड़ियों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अहिल्याबाई होलकर को देश भर में कई 100 हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। वे शिव की भक्त थीं। राजाज्ञा पर हस्ताक्षर करते वक्त वे अपने नाम के बजाय केवल श्री शंकर लिखती थीं। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास 2 मंजिला मंदिर बनवाया। अपने राज्य को समावेशी बनाने के मकसद से उन्होंने गोंड और भील जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने हीटवेव से हो रही मौतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जरूरत बताई है। देखिए, भारत में ज्यादातर आबादी इन दिनों गर्मी की मार झेल रही है। अभी एक खबर आई थी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की जानी है। दरअसल आईएमडी का मानना है कि दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में दर्ज किया गया 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह कोई स्थानीय कारण भी हो सकता है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर तेज गर्मी हीट वेव नहीं होती। तो आज हम हीट वेव्स क्या हैं और इन्हें कब घोषित किया जाता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हीट वेव से मतलब क्या है। देखिए, हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में गर्मियों के मौसम के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में सामान्य तौर पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता हो, मैक्सिमम भी 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब अगर इसी क्षेत्र में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाए तो इसे कहेंगे हीट वेव। वैसे अगर किसी क्षेत्र का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति कहते हैं। वहीं 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर गंभीर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। हीट वेव्स आमतौर पर मार्च से जून महीने के बीच में देखी जाती हैं। कई बार ये स्थिति जुलाई तक भी एक्सटेंड हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक मैदानी इलाके में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान को हीट वेव की स्थिति माना जाता है। देखिए, ये तो हुई बात कि तापमान है कितना, लेकिन आपने देखा होगा कि तापमान के आंकड़े और तापमान महसूस कितना हो रहा है, इसका डेटा अलग अलग होता है। इसे कहते हैं हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स बताता है कि कितनी गर्मी महसूस हो रही है। इसमें आर्द्रता और अन्य फैक्टर्स को भी शामिल किया जाता है। अब जानते हैं कि हीट वेव्स की स्थिति बनती क्यों है। देखिए, हीट वेव के लिए अलग अलग जगहों पर रीजन अलग अलग हो सकते हैं। हीट वेव्स के लिए उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति और वायुमंडल जिम्मेदार होता है। पर कुछ जेनेरिक रीजन्स हैं जो हीट वेव्स के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के चलते तेजी से बढ़ रहे तापमान के एक्सट्रीम इवेंट में से एक है हीट वेव। दूसरा कारण है अल नीनो। आईएमडी के मुताबिक जो साल अल नीनो की स्थिति के साथ शुरू होता है उसमें हीट वेव्स की स्थिति भी बनती है। अल नीनो पेरू और इक्वाडोर के तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। सामान्यतः इस इलाके में ठंडी समुद्री जलधाराएं होती हैं।
लेकिन अल-नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। ये तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा हीट वेव्स के लिए हीट डोम भी जिम्मेदार होते हैं। हीट डोम से मतलब है जब गर्म हवा एक जगह पर लंबे समय तक रहती है तो किसी बर्तन पर रखे ढक्कन की तरह उच्च दबाव के क्षेत्र से यह एक गर्म हवाओं का गुंबद या डोम जैसा बना देती है, जिसे हीट डोम कहते हैं। गर्म हवा इसमें ऐसा कवरेज बना लेती है जिससे ठंडी हवा का सर्कुलेशन रुक जाता है, साथ ही बादलों को भी ब्लॉक कर देती है, जिससे बारिश भी नहीं होती। इन दिनों मैक्सिको में हीट डोम की स्थिति बनी हुई है। ये तो हीट वेव्स के लिए जिम्मेदार कारकों की बात हुई। आईएमडी ने वो स्थितियां भी बताई हैं जो कि हीट वेव के लिए होनी चाहिए। इनमें पहली कंडीशन है उस क्षेत्र में गर्म शुष्क हवा की मौजूदगी का होना, ऊपरी वायुमंडल से आर्द्रता की गैर मौजूदगी हो, साथ ही आसमान बादल रहित हो और एंटी साइक्लोन की स्थिति हो। डोनाल्ड ट्रंप और उनका विवादों से रिश्ता शायद ही कभी खत्म हो। अब खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में दोषी करार दिया है। यूएसए के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मामला चला और उसे दोषी ठहराया गया हो। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक यूएसए के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, साथ ही अगले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं। देखिए, हश मनी से मतलब क्या है? हश मनी से मतलब है किसी को पैसे देकर चुप करा देना, इस उम्मीद के साथ कि वो आपकी वैसी बातें पब्लिक में नहीं लाएगा जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। उनके खिलाफ पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 केसेस चल रहे थे। उन्हें इन सभी आरोपों में दोषी पाया गया है। उन्हें सजा 11 जुलाई 2024 को सुनाई जाएगी। अब ऐसे में एक सवाल लाजिमी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बने रहेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। दोषी करार दिए जाने के बावजूद ट्रंप नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवार बने रह सकते हैं। जी हाँ, वे चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जिन शर्तों को पूरा करने की जरूरत बताई गई है, वे सभी शर्तें डोनाल्ड ट्रंप पूरा करते हैं, जैसे कि उम्र कम से कम 35 साल हो, अमेरिका का जन्म से नागरिक हो और अमेरिका में कम से कम 14 साल रहा हो। अभी तक यूएसए में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। चलिए अगली खबर देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 77वीं असेंबली आयोजित की जा रही है। इसमें आ रही अपडेट्स को हम लगातार कवर कर रहे हैं। खबर यह है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक मसौदा यानी ड्राफ्ट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें सदस्य देशों को मानवीय संकटों में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने की बात की गई है। मतलब ये कि जैसे बाकी के संकटों जैसे आपदा, युद्ध के वक्त मानवीय सहायता पहुंचाई जाती है, वैसे ही इस दायरे में मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को स्कूल और सामाजिक सेवाओं के जरिए पहुंचाने की बात की गई है और सदस्य देशों से स्थानीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मुहैया कराने पर बल दिया गया है। WHO के मुताबिक युद्ध या विवाद के चलते विस्थापित लोगों को शरणार्थी कैंप में रखा जाता है, जो कि इनके मानसिक रोगों में 30% का इजाफा कर देता है। इसमें भी बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। WHO के मुताबिक पिछले दशक में युद्ध और विवाद के चलते 22% लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हुए हैं। आइए अब देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। टर्म ऑफ द डे है आज ब्लू होल। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही है, आज हम ब्लू होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल कहां पाए जाते हैं? अंतरिक्ष में। लेकिन ब्लू होल पाए जाते हैं गहरे महासागरों में। महासागरों के नीले रंग के चलते इन्हें ब्लू होल कहा जाता है। महासागरों में सॉफ्ट रॉक जैसे लाइमस्टोन में मौजूद बेहद गहरे गड्ढे को ब्लू होल कहते हैं। ये महासागरों में मौजूद सिंकहोल की तरह होते हैं जिनमें पानी भरा होता है। कई बार ये इतने गहरे होते हैं कि वैज्ञानिक इनकी गहराई का अंदाजा तक नहीं लगा पाते। अगर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की बात की जाए तो ये मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में है। इसका नाम है तामजा ब्लू होल। वैज्ञानिक अभी तक इसकी गहराई माप नहीं पाए हैं, लेकिन शुरुआती गणना के मुताबिक ये 1380 फीट के करीब गहरा है।
आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, शांग्रीला डायलॉग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? सिंगापुर, चीन, भारत या फिर श्रीलंका? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक हीट वेव्स के लिए जिम्मेदार हैं? जलवायु परिवर्तन, हीट डोम, लानीना? कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड था, इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑगस्टस हिक्की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही जवाब है विकल्प ए।